बस्तर दंडकारण्य और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके में माओवादियों की स्थिति लगातार खराब तो होती जा रही है, जो लगातार नज़र भी आ रही है। और इसके साथ ही साथ जो अब उंगलियों में गिने जाने वाले कुछ माओवादी हैं जो जंगल में अभी भी सक्रिय हैं, उसमें भी लगातार होड़ मची हुई है कि कौन कितनी पहले निकल कर बाहर आ जाए। इसी तारतम्य में बीते 2 दिनों से दंडकारण्य और आसपास के इलाके में माओवादियों को आखिरी जो बड़ा नुकसान हो रहा है, उसमें आज एक और बड़ा इजाफा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जो सबसे पहले लगातार एनकाउंटर हुए 24 के बाद, तो उसमें जो शीर्ष नेता मारे गए, उसके बाद माओवादियों के शीर्ष नेताओं में, जिसमें वेणुगोपाल जो कि पोलित ब्यूरो रहे, उन्होंने ये फैसला किया अपने कुछ साथियों के साथ कि हथियार के साथ अब लड़ाई जंगल में रहकर लड़ा जाना तो संभव नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कुछ साथियों से विचार विमर्श किया और वापस मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। और ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि वो हथियार लेकर लौटे थे। और उसके बाद से सिलसिला जारी रहा, और इस जारी सिलसिले में आज तेलंगाना के हैदराबाद में एक बार फिर 41 माओवादी वापस लौट के आए। इन पर 1 करोड़ 46 लाख रुपए का इनाम है, और इसमें बड़े स्तर के भी कुछ माओवादी हैं, पुराने माओवादी भी हैं। और इन माओवादियों ने अपने साथ 24 हथियार भी लाया, जिसमें कुछ ऑटोमेटिक हथियार हैं, AK-47, इंसास, SLR और LMG जैसे हथियार हैं। उनके जिंदा कारतूस भी लेकर आए। 22 महिलाएं और 19 पुरुष इन माओवादियों में शामिल। ये तेलंगाना के हैदराबाद में आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें तेलंगाना के DGP मौजूद थे। उनके सामने पत्रकारों के समक्ष इन सभी माओवादियों को पेश किया गया। इसमें खास बात यह है कि अधिकतर माओवादी जो हैं, बहुत सारे, वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे और यहीं के रहवासी भी हैं। ये बड़ा सवाल है कि जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय माओवादी हैं, वो तेलंगाना के हैदराबाद में जाकर कैसे समर्पण कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार बार बार बोल रही है कि उनके द्वारा जो समर्पण नीति में बदलाव किया गया है, वो देश की सारे प्रदेशों की समर्पण नीति से सबसे बेहतर है, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। लेकिन जो माओवादी हैं, वो बहुत सारे वहाँ भी जाकर समर्पण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में समर्पण नहीं हो रहा, आंकड़े यहाँ पर भी हैं। लेकिन यहाँ के माओवादी, कई बार ऐसा बोला जाता था कि जिनके घर तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, वो अपने राज्यों में जाकर समर्पण करना पसंद करते हैं। लेकिन जिनके घर छत्तीसगढ़ में, बस्तर में है, दंडकारण्य में, वो भी जाकर वहाँ समर्पण कर रहे हैं। इसके पीछे एक लाइजनिंग का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खेल होगा कि कौन सी सरकार ज़्यादा लाइजनिंग माओवादियों के बीच घुसकर कर पा रही है, उन्हें प्रभावित कर पा रही है। आज 1 करोड़ 46 लाख के जो माओवादी आए हैं, और इन्होंने अपने साथ में बहुत सारे हथियार भी लाए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा देखने में सुखद भी लग रहा है। और हर किसी को लग रहा है कि ये माओवादी लौट कर आ रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे माओवादी हैं जो लौट कर नहीं आए, लेकिन उनकी संख्या गिनती में। गिनती में कैसे, मतलब कल ही मैंने बस्तर IG से पूछा था कि दंडकारण्य के इलाके में या फिर शीर्ष माओवादी नेताओं के बारे में जानकारी दें, तो उन्होंने बताया कि अब 3 पोलित ब्यूरो और उन पोलित ब्यूरो को मिलाकर कुल 6 जो CC मेंबर हैं वो बचे हुए हैं। 3 पोलित ब्यूरो में अभी भी देवजी, हालांकि देवजी को लेकर संशय था, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि शायद देवजी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। बीते दिनों ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि देवजी शायद आंध्र प्रदेश या तेलंगाना पुलिस के गिरफ्त में है, क्योंकि एक माओवादियों का प्रेस नोट भी आया जिसमें उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि देवजी को कोर्ट में पेश किया जाए, तो जिससे इस बात पर पुष्टि या मुहर लगाई जा रही थी कि वाकई में देवजी पुलिस के हाथ में तो हैं। लेकिन फिर ये माना जा रहा है कि अभी वो पुलिस के पास नहीं है। तो देवजी, गणेश उइके तो CC हो गए, देवजी और गणपति और मिसिर बेसरा जो कि झारखंड में है, ये 3 पोलित ब्यूरो है। और अगर CC की बात की जाए तो झारखंड में अनलदा, और जो उड़ीसा में सक्रिय रहे गणेश उइके जो कभी दंडकारण्य में थे, और संग्राम, ये 3 CC बचे हुए हैं। इसके साथ ही कुछ DKZC, दंडकारण्य में अगर बात किया जाए DKZC की थी, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की, तो उसमें पापा राव और देवा एक बड़ा नाम है। और जिस तरह से DVC की बात की जाए तो अभी भी 10-15 से ज़्यादा की संख्या में DVC, और उसके निचले कार्डर की संख्या अलग अलग है, जिसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। एक बार और बताऊं कि बीते दिनों हमने मोहन करती, जो कि DVCM में पश्चिम बस्तर डिवीज़न के सचिव भी रहे,
उनके परिवार वालों ने जब मुझे बुलाकर एक अपील करवाई थी तो इसका असर हुआ है। और असर हुआ ये है कि मोहन कर्ती अपनी पत्नी के साथ लौट आए हैं और दंतेवाड़ा में, हालांकि पुलिस ने अभी तक उन्हें सरेंडर शो किया नहीं है, लेकिन वो वापस लौट कर आ गए हैं, ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है। वहीं बीते 2 दिनों में सुकमा और बीजापुर में 4 माओवादी मारे जा चुके हैं मुठभेड़ में। इसमें एक महिला माओवादी भी है और मारे गए माओवादियों के पास से पुलिस ने कुछ हथियार भी बरामद किया है। लेकिन जो तेलंगाना ने आज प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो माओवादी लौट कर आए हैं उन्होंने अपने साथ क्या क्या हथियार लाए, तो उन्होंने बताया कि इन पर 1,41,00,000 रुपये का इनाम था और ये सारी तस्वीरें हैं, जिसमें पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी मतलब कि PLGA के जो बटालियन है उसके 11 कैडर हैं। और ये सारे 11 कैडर जो हैं अधिकतर छत्तीसगढ़ के हैं, बीजापुर के, और सुकमा, बीजापुर, सुकमा, सारे नाम आप लिस्ट देख रहे होंगे, ये 11 कैडर हैं। वहीं 2 कैडर जो हैं वो कोमाराम भीम एयर आरिफाबाद, ये जो है मंचेरियल डिविजनल कमेटी है, जिसे KMDVC कहा जाता है, तेलंगाना स्टेट कमेटी के अंडर में। इसके 2 कैडर हैं। 5 कैडर जो है सेकंड सेंट्रल रीजनल कमांड CRC कंपनी ऑफ तेलंगाना स्टेट कमेटी के हैं। और वहीं 4 कैडर चेरला सबरी एरिया कमेटी के हैं। साथ ही भद्रादी, कोतागुड़म, अल्लूरी, सीताराम राजू DVC तेलंगाना स्टेट कमेटी के हैं। और 5 कैडर जो हैं वो प्लाटून 33 साउथ सब जोनल ब्यूरो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के हैं। 9 कैडर जो हैं साउथ बस्टर DVC ऑफ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के हैं। और वहीं 4 कैडर जो है वो दरभा डिवीज़न के हैं, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का इलाका है। 1 कैडर गंगालूर एरिया कमेटी का है, वेस्ट बस्तर DVC, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का भी। ये सारे माओवादी, देखिए बीजापुर, सुकमा, इस इलाके के माओवादी जो तेलंगाना के हैदराबाद में आज इन्होंने समर्पण किया। हालांकि समर्पण पहले कर चुके थे, पुलिस ने आज शो किया है। इसमें 6 DVC हैं, जिसमें एक PLGA बटालियन से जुड़ा हुआ है और अलग अलग है। ACM रैंक के 12 हैं, पार्टी मेंबर इसमें 23 हैं, कुल 40 माओवादी हैं। इन्होंने अपने साथ जो हथियार लाया है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 24 हथियार है, जिसमें 1 इंसास LMG है और 3 AK-47, 5 SLR राइफल, 7 इंसास, BGL गन है 1, और साथ ही साथ 4 303 राइफल, 1 सिंगल शॉट राइफल और 2 एयर गन है। इस तरह से ये 24 हथियार इन्होंने अपने साथ लाए और जो पुलिस के हाथ में सौंपे। तेलंगाना पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसने बताया कि LMG पर 5 लाख रुपए का इनाम है, AK-47 पर रिवार्ड है मतलब 4 लाख, और इंसास राइफल पर 2 लाख, SLR पर 2 लाख, 303 पर 1 लाख, UBGL अटैचमेंट जो होता है उस पर 40,000 और 12 बोर या सिंगल शॉट पर 30,000 रुपये का रिवार्ड दिया जाता है। ये रिवार्ड माओवादियों को दिया जाएगा जो माओवादी वापस लौट कर आएंगे। और इस तरह से ये पूरा प्रेस नोट तेलंगाना ने जारी किया है। और वहीं अगर बात की जाए 2 दिन में जो 4 माओवादी मारे गए हैं उसको लेकर भी बस्तर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया 2 दिनों में, एक आज जारी किया और एक कल जारी किया। सुकमा जिले में 3 माओवादियों के मारे जाने का जिक्र किया और उसकी तस्वीरें पेश की। उसको लेकर, हालांकि 3 थे, कल मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दे पाया था, उसको लेकर पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उन्होंने बताया कि सुकमा जिले के अंतर्गत गोंदीगुड़ा में एक मुठभेड़ का दावा किया है पुलिस ने, जिसमें 3 माओवादी मारे गए हैं। और इसमें पुलिस ने लिखा है कि 9mm सर्विस पिस्टल, 12 बोर और भरमार बंदूक सहित भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। गोंदीगुड़ा मुठभेड़ में मारे गए 2 पुरुष माओवादी में ACM रैंक के इनामी 5 लाख और एक महिला माओवादी LOS सदस्य जिस पर 2 लाख का इनाम बताया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने जो उनकी पहचान की है, माडवी जोगा उर्फ मुन्ना, जो नारायणपुर क्षेत्र का निवासी था, एरिया कमेटी मेंबर था, कोंटा एरिया कमेटी का, जिस पर 5 लाख का इनाम था। सोड़ी बंडी, जो कि सिंगन मड़गू किस्टारम इलाके का रहने वाला था, 5 लाख इसके ऊपर भी इनाम था। और नुप्पो बजनी, ये किस्टारम एरिया की थी, टेकलगुड़म की रहने वाली थी, इस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने बताया कि इनके पास से जो हथियार है 9mm पिस्टल, सर्विस पिस्टल किसी पुलिस वाले का था, और 12 बोर और भरमार बंदूक, BGL सेल, ये सब चीज़ें बरामद हुई।
वहीं आज बीजापुर में जो पुलिस ने एक मुठभेड़ का दावा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक माओवादी का शव बरामद किया गया है। इसको लेकर जानकारी दी गई है कि बीजापुर के थाना भैरमगढ़ के इंद्रावती क्षेत्र के जंगल पहाड़ों में डीआरजी बीजापुर और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रही। भैरमगढ़ थाना अंतर्गत इंद्रावती क्षेत्र के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगल में मुठभेड़ का दावा पुलिस ने किया है। इसमें एक सुबह 6 बजे से डीआरजी और जवान माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक माओवादी का शव, 303 राइफल, 9mm पिस्टल सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और उसकी पहचान भी एसीएम फगनू माड़वी जो 35 साल का है, गोरना थाना बीजापुर जिले का रहने वाला है और 5 लाख रुपए इसके ऊपर भी इनाम घोषित किया गया था। सबसे खास बात यह है कि माओवादी अभी जिस स्थिति में हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लड़ने की स्थिति में है। तो सुकमा और बीजापुर में जो मुठभेड़ का दावा पुलिस कर रही है और हथियार क्या क्या बरामद कर रही है, आप विश्वास कीजिए कि अभी जिस तरह से मुठभेड़ें हो रही या जिस तरह से जवान ऑपरेशन में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जवान जाते हैं। बस्तर फाइटर, डीआरजी और बस्तर के वो तमाम जवान जिन्हें भर्ती किया गया है नक्सल मोर्चे पर माओवादियों से लड़ने के लिए, उनके पास में AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन होते हैं। आप देखिए 2024 के बाद से माओवादियों की जो टीम थी, जो सबसे मजबूत थी, बटालियन, वो भी मुठभेड़ करने की स्थिति में नहीं थी। और लेकिन यहाँ पे पुलिस ने दावा किया तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो देखने जा नहीं रहे या फिर वहाँ से लेके कोई जानकारी आ नहीं पाई है। और ऐसे ऐसे इलाके हैं कि वहाँ जाकर कहाँ तलाशेंगे। कोशिश करेंगे, कभी चले गए तो पता करेंगे इस मुठभेड़ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से भरमार और 9mm पिस्टल को लेकर इन्होंने बताया कि रुक रुक कर फायरिंग होती रही, लगातार फायरिंग होती रही और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग की गई तो 3 माओवादी, फिर एक माओवादी का शव बरामद किया गया। ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे संदेहास्पद लग रहा है। मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी 4 माओवादी मारे गए हैं और अभी तक किसी ग्रामीण ने ये नहीं कहा कि ये मारे गए लोग माओवादी नहीं थे, तो इसलिए, और इनके रिकॉर्ड भी बताए जा रहे हैं, तो माओवादी ही। लेकिन मुठभेड़ में मारे गए कि नहीं, ये मुझे संदेहास्पद लगता है अभी के दौर में। अभी बटालियन भी लड़ने की स्थिति में नहीं। सोचिए, बटालियन जो सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी, वहीं जो माओवादी अभी जंगल में हैं, उनको लेकर हर कोई अपील कर रहा है कि लौट कर आ जाएं। और मुझे लगता है कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जब आपके शीर्ष नेता वेणुगोपाल, सतीश कोपा और तमाम लोग वापस लौट कर आ रहे हैं और वो इस बात को मानने को तैयार हैं कि अब लड़ाई हथियार लेकर जंगलों में नहीं लड़ी जा सकती। आप भी मानिए इस स्थिति को और इस बात को कि अब आप वहाँ पर आप जंगल में रहकर नहीं लड़ सकते। भले बटालियन है तो आप बहुत करेंगे तो कुछ समय लड़ लेंगे और कुछ जवानों को शहीद कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद अब फोर्स और सरकार पूरी तरह से मन बना कर रखी है। तो मुझे लगता है कि जंगल में अपनी जान दे देना, उसके लिए जो अभी संभव नहीं है हथियार लेकर पूरा कर पाना, उस लक्ष्य के लिए मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि वो माओवादी जो बिल्कुल थोड़ी सी भी मन में इच्छा रखते हैं कि वापस लौटना चाहिए या उन्हें किसी तरह का कोई माध्यम नहीं मिल रहा, तो आप चाहें तो बस्तर टॉकीज से संपर्क कर सकते हैं और नीचे जो नंबर आप दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपकी अगर चाहूँ तो मदद करूँ। कारण ये मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग मारे जा रहे हैं। देखिए ना, सुकमा बीजापुर में 4 माओवादी मारे गए, पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कैसी मुठभेड़ हुई होगी। मतलब वो भरमार बंदूक और 9mm पिस्टल लेके जवानों के सामने कैसे उन्होंने फायर किया होगा। सारे माओवादी अंडरग्राउंड हैं अभी जबकि, तो कैसे ये मुठभेड़ हुई होगी। तो ऐसे में अपनी जान देने से बेहतर है कि आप भी अपने शीर्ष नेताओं की बात सुनते हुए उस पर अमल करें और जो भी आपके मन में विचार हो बताएं। तो ये सारी मुठभेड़ें, नुकसान और सरेंडर, सारी चीज़ों पर जानकारी थी, मुझे लगा आपको अपडेट कर दूं और एक अपील मैं भी दे दूं कि बेवजह जान ना दिया जाए, वापस लौट के आए। तो अगर आपको लगता है कि हमारी मदद चाहिए तो हम मदद करने को तैयार हैं। आपको भी लगे कि ये बात सब तक पहुँचनी चाहिए, वीडियो शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।